नमस्कार साथियों, आज हम लोग लोकतंत्र पे चर्चा करेंगे, डेमोक्रेसी पे चर्चा करेंगे। और बहुत सारे छात्रों ने इस बात पे जानना चाहा है कि लोकतंत्र एक्चुअली होता क्या चीज़ है और भारत में जिस स्वरूप में लोकतंत्र आज विद्यमान है और उसमें बावजूद बहुत सारे प्रयासों के, बहुत सारे सरकारों के, बहुत सारी विसंगतियाँ, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशासन, भ्रष्टाचार और तमाम प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्तियां भरी हुई हैं। तो ऐसी किसी व्यवस्था में ज़रूर जनता के मन में एक प्रश्न आता है कि जिस व्यवस्था को, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, क्या हमें इन विकृतियों के साथ ही वो लोकतंत्र जीना होगा और क्या यही हमारी अंतिम एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था है जिसको कि हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, या हमारे पास और भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। तो देखिए, आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईसा के पूर्व लगभग 300 साल ईसा के पूर्व यूनान में अरस्तु नाम का एक विद्वान हुआ था, एरिस्टोटल जिसको कहते हैं, और उसने पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, शासन के जो प्रकार होते हैं, उसका वर्गीकरण किया था। और उसने जितने भी प्रकार के संविधान हो सकते थे, उस ज़माने में उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158 कॉन्स्टिट्यूशन, एरिस्टोटल स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। और 158 कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करने के बाद उसने ये निर्णय दिया, ये एक थियरी बनाई, ये क्लासिफिकेशन बनाया कि दुनिया में जितने भी प्रकार के चाहे संविधान हों, उनको केवल 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वो राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, दूसरी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, और तीसरी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सभी का अर्थात जनता का शासन होता है। और आपको जान के ताज्जुब होगी कि इतना लंबा समय बीत गया अरस्तु के बाद से आज तक, लेकिन इस वर्गीकरण की कोई काट नहीं है और आज तक भी ये वर्गीकरण वैध है और इसके अलावा और कोई चौथा क्लासिफिकेशन या चौथी कैटेगरी इस क्लासिफिकेशन में जुड़ी नहीं। तो आइए देखते हैं कि जो एक व्यक्ति का शासन होता है वो राजतंत्र कहा जाता है, अर्थात अच्छा शासन जो होता है उसको राजतंत्र, और अगर वो बुरा हो गया तो उसी को हम अधिनायकवाद कहते हैं। अधिनायकवाद में एक राजा जो होता है वो बिल्कुल उच्छृंखल हो जाता है और जो चाहे मनमाने ढंग से करता है, लेकिन राजतंत्र में एक राजा होता है जो कायदे से शासन करता है। दूसरा जो वर्ग होता है उसमें कुछ लोगों का शासन होता है, कुछ धनिकों का शासन होता है, कुछ उसमें कुलीन व्यक्तियों का शासन होता है, जो समाज में तथाकथित गणमान्य व्यक्ति कहे जाते हैं उनका शासन होता है। और उसको अरस्तु ने एक दूसरा नाम दिया था कि भाई एरिस्टोक्रेसी कहा उनको। पहले को उसने मोनार्की कहा, राजतंत्र कहा, दूसरे को एरिस्टोक्रेसी कहा अर्थात कुलीन तंत्र कहा, अभिजन तंत्र कहा। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन उसने किया कि जिसमें सारी जनता का शासन होता है, और उस जनता के शासन में उसने बताया कि वास्तव में सभी लोग उसमें शासन में शिरकत करते हैं, सभी लोग गवर्नेंस में प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, और चूंकि सभी लोग लेते हैं इसलिए वो जनता का शासन होता है। तो लोकतंत्र बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, एरिस्टोटल के एंगल से, क्लासिफिकेशन के एंगल से देखा जाए, तो एक वो शासन प्रणाली है जिसमें कि जनता अर्थात सभी व्यक्तियों को ये महसूस होना चाहिए कि वो गवर्नेंस की प्रोसेस में हिस्सेदार हैं, अर्थात उन्हीं के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा कानूनों को लागू करने की व्यवस्था होती है और उन्हीं के अनुरूप न्याय की भी अवधारणा होनी चाहिए। ऐसा लोकतंत्र की मान्यता है। तो जहाँ पे जनता के हिसाब से सब कुछ चले, निर्णयन की प्रक्रिया जनता के भावना के अनुरूप हो, वास्तव में उसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब ये तो हुई अरस्तु की बात। लेकिन अरस्तु के ज़माने में जब अरस्तु ने इस प्रकार का वर्गीकरण दिया था तो उस ज़माने में ज़्यादातर देश बहुत छोटे छोटे होते थे, जिनको यूनान में पोलिस नाम से जाना जाता था। पोलिस एक बहुत ही छोटा सा नगर राज्य टाइप की चीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में, और उसमें जनसंख्या 5 से 10 हज़ार के आसपास लगभग हुआ करती थी। तो इतने छोटे से जनसंख्या वाले एक पोलिस में या एक नगर राज्य में
वास्तव में ये संभव था कि सब लोग एक जगह बैठ जाएं और कानून बनाएं और वो कानूनों के निर्णय करने वालों को चुने और न्यायाधीशों को चुने और सभी लोग उसमें सहभागिता करते थे। तो सरकार के निर्माण में अरस्तू का जो लोकतंत्र है उसमें दो फिर वर्गीकरण है, अर्थात एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि उस समाज में, उस नगर में, उस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी नागरिक एक जगह पे बैठ के कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूशन का काम करेंगे और एडजुडिकेशन का काम भी करेंगे। तो लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीशंस और एडजुडिकेशन, डिसीजन मेकिंग बाय द जुडिशरी, ये तीनों ही काम जनता, सारी जनता करेगी। लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर ये चीज़ भारत जैसे देश पे लागू कर दी जाए जहाँ पे कि 125 करोड़ और उससे ज़्यादा भी लोग हैं, तो क्या कोई ऐसी संभावना बनती है कि 125 करोड़ लोग एक जगह बैठ के ऐसा कुछ कर सकें? एक शहर के सारे लोग तो एक जगह बैठ नहीं सकते, है ना, ना कोई ऐसी जगह है। और अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली मान भी लिया जाए तो वो एक कोई गोष्ठी होगी, वह पूरा एक हंगामा होगा कि वहाँ पे कौन क्या कहेगा, किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी बात नहीं सुनी, वो भीड़ हो जाएगी, तो वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जैसे जैसे हमारे समाज में जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का या लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो कमज़ोर पड़ती गई, और ख़ासतौर से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अवधारणा कमज़ोर पड़ती गई। और हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, अब तो ये संभव ही नहीं कि सब लोग एक जगह बैठ के कानून बनाएं, वही लोग गवर्नेंस करें और वही लोग निर्णय दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि अच्छा, लोग तो अब जनसंख्या चूँकि बहुत हो गई है तो वाई डोंट दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं चुनते हैं, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से गवर्नेंस करें। तो दूसरा एक तरीका, रास्ता निकाला गया जो कि लोकतंत्र में जो कि संभव था, जो क्योंकि सबका एक साथ बैठना संभव ही नहीं था, तो संभव वाला रास्ता निकाला गया कि संभव क्या है। तो संभव ये लगा कि अच्छा, जनता खुद तो अब कानून नहीं बना सकती, खुद गवर्नेंस नहीं कर सकती, खुद न्यायिक निर्णय नहीं दे सकती, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन दे और वो लोग ये काम करें। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था उसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ा जिसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने लगे, वो अपने एमएलए एमपीज़ को चुनने लगे, और उसके बाद से वो एमएलए एमपीज़ एक जगह बैठते थे जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसको हम संसद कहते हैं, जिसको हम विधानसभाएँ कहते हैं। वहाँ वो बैठते हैं, अब वो कानून बनाते हैं, वहाँ वो शासन करते हैं और वो न्याय देने वाले न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का एक आगाज़ हुआ, एक शुरुआत हुई। और इसमें जब प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई तो इसके बारे में भी हर देश में धीरे धीरे ही प्रगति हुई और इसका स्वरूप उभरा। लेकिन इस संबंध में भारत में हमने ऐसा महसूस किया है कि अगर किसी भी छात्र से ये पूछा जाता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, तो वो एक सिंगल डेफिनेशन को याद रखता है और वो है अब्राहम लिंकन की। वो कह देता है कि डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगर आप इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो ये तीनों जो शब्द हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तीन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हैं। जो ऑफ द पीपल का कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी के रिप्रेजेंटेशनल कैरेक्टर को हाईलाइट करता है, अर्थात उसके प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप को हाईलाइट करता है। ऑफ द पीपल मीन्स कि जैसा जनता का स्ट्रक्चर है, जैसा जनता का कंपोजिशन है, उसी कंपोजिशन की सरकार बननी चाहिए। अर्थात जनता में तो आप जानते हैं कि गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी, पुरुष, स्त्री, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, है ना, विभिन्न आर्थिक स्थितियों के लोग, हर प्रकार के लोग रहते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो जितने प्रकार, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इसका भाव ये था कि ऑफ द पीपल मीन्स कि अर्थात पीपल का जैसा कंपोजिशन है किसी समाज में, वो सारे के सारे जो वेरिएंट्स हैं, वो सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम पब्लिक कहते हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेड हो। तो रिप्रेजेंटेशनल कैरेक्टर होलिस्टिक होना चाहिए डेमोक्रेसी में। एक तो लिंकन की डेफिनेशन में ये था। ऐसा ना हो कि कोई वर्ग ये महसूस करे कि पार्लियामेंट में तो उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशनल कैरेक्टर ये होना चाहिए कि जनता जो हमारी है उसका
हमें संसद में छवि दिखाई देनी चाहिए। संसद शुड बी एन एपिटोम ऑफ द सोसाइटी, अर्थात अगर उसको कहें तो संसद एक प्रकार से हमारे सैंपल होना चाहिए पूरे पीपल का, नंबर 1। दूसरी चीज़ जो लिंकन साहब ने कही कि बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, इसका मतलब हो गया कि जो भी सरकार बनेगी वो जनादेश पर आधारित होगी। और यहाँ पे चुनाव आ जाता है कि जनता कैसे भाई जनादेश होगा कि सरकार कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, ये कोई और तय नहीं करेगा बल्कि ये स्वयं जनता तय करेगी। और जनता कैसे तय करती है आप जानते हैं, निर्वाचन करके या मतदान देके चुनाव में जनता इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि वो जिनको वो चुनती है वही लोग चुन के जाते हैं, वही कानून बनाते हैं, वही मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि बनते हैं। तो जनादेश होना चाहिए दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि फॉर द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब हुआ फॉर द गुड ऑफ द पीपल, नॉट जस्ट फॉर द पीपल बट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। अर्थात जो भी सरकार बने, वो एक सरकार बनना एक चीज़ है लेकिन वो करेगी क्या, तो उसके सामने जो एजेंडा होना चाहिए वो सुशासन का होना चाहिए, गुड गवर्नेंस का होना चाहिए। तो लिंकन की जो डेफिनेशन है उसमें फंडामेंटली रिप्रेजेंटेशनल, मैंडेट, इलेक्शन और गुड गवर्नेंस, ये तीन चीज़ें फंडामेंटल हैं जो कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल से रिफ्लेक्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्रों को इसका ठीक से मतलब नहीं पता होता है। इसी के साथ साथ जो डेमोक्रेसी के और भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैं इस समय नहीं जा रहा हूँ, हमें कॉन्सेप्चुअली आपको बस आज डेमोक्रेसी डिस्कस करने की, डेमोक्रेसी में लिबर्टी भी है, एलिमेंट्री राइट्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इक्वालिटी है, जस्टिस है, बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। उस पर हम लोग धीरे धीरे आगे कभी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि डेमोक्रेसी होती क्या चीज़ है। तो आज भारत में ऐसा मैंने महसूस किया है कि हम लोग 70 साल के बाद भी डेमोक्रेसी की ठीक से समझ हमारे लोगों में नहीं आ पाई है। और ख़ास तौर से जो जितने भी विकासशील देश हैं या जितने भी पिछड़े देश हैं, उन सब जगह इलेक्शन को लेके बड़ा यूफोरिया होता है, इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक्साइटमेंट होता है और ज़्यादातर लोग यही समझ लेते हैं कि बस चुनाव ही होना एक लोकतंत्र है और इसीलिए बार बार चुनाव होता है तो और ज़्यादा लोकतंत्र है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है हम लोगों के समझने में कि बार बार चुनाव होने से और रोज़ रोज़ चुनाव होने से कोई लोकतंत्र महान नहीं हो जाता है। लोकतंत्र में चुनाव एक साधन है कि हम एक सरकार बनाएं। सरकार अपने में कोई बनाना बड़ी बात नहीं है, इशू ये है कि वो सरकार बन के करेगी क्या। तो इसलिए जो हम आज डेमोक्रेसी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव होता है, क्या रोज़ रोज़ के चुनाव होना डेमोक्रेसी की हेल्थ को इंडिकेट करता है या उससे ऊपर भी कोई चीज़ है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के 3 चरण होते हैं। जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते हैं तो पहले हम इंटर करते हैं, फिर बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं। तो जब एमए में हम पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हमने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, उसके बाद फिर और आप करते रहिए, लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल लैंडमार्क्स ये होते हैं कि इंटरमीडिएट, बीए और एमए। उसी प्रकार से हम लोग जब लोकतंत्र में आते हैं तो लोकतंत्र में भी 3 पायदान हैं। नंबर 1, पहला पायदान जो है वो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी अर्थात प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। अर्थात प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोकतंत्र कैसे बनता है, लोकतंत्र कैसे चलता है, हम इसके नियम, कानून, कायदों में अपने को सीमित रखते हैं। अर्थात चुनाव कैसे होंगे, मनोनयन कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टी कैसे रजिस्टर होगी, कितना खर्चा होना चाहिए चुनाव में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, किसने वायलेशन किया, किसने नहीं वायलेशन किया, इन्हीं सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं और बस सारा का सारा ध्यान हमारा इस पे रहता है अधिक से अधिक वोटर बन जाएं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो प्रोसीजरल हैं, कहीं रिगिंग ना हो, ईवीएम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हारे तो ईवीएम जिम्मेदार, जीते तो ईवीएम जिम्मेदार, इन्हीं सब चीज़ों में हम अपने को उलझा के रखते हैं और यही इसी पे हमारा सारा डिस्कोर्स जो है सीमित रहता है कि डेमोक्रेसी का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो कैसा चल रहा है। लेकिन जितने भी डिस्कोर्स होते हैं वो इससे आगे
नहीं बढ़ पाते, इसी में हम जब उलझ के रह जाते हैं। और इसीलिए वो तमाम देश, वो तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहाँ पे कि हम प्रोसीजरल लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे रहते हैं, सबसे निचले पायदान पे हम डेमोक्रेसी के रहते हैं, सारा डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स इसी पे रहता है, चुनावों पे ही रहता है। और इसलिए ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद चुनाव ही लोकतंत्र की आत्मा है। तो जो लोअर क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको छोटी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। उसी प्रकार जो लोअर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे लोग होते हैं, हालांकि है वो बहुत अपने में महत्वपूर्ण, लेकिन वही फाइनल चीज़ें नहीं है। जैसे हम सीढ़ी का स्टेप 1 नहीं होगा तो स्टेप 2 पे और स्टेप 3 पे छत पे जाएंगे कैसे? तो हम ये नहीं कह सकते कौन सा स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेप, लेकिन सीढ़ी नंबर 1 से सीढ़ी नंबर 2 और इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप छत के और नज़दीक पहुँच गए। सीढ़ी नंबर 3 और इम्पॉर्टेंट है, सीढ़ी नंबर 4 और इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ से केवल आप लोकतंत्र तक नहीं पहुँच सकते। जो दूसरी सीढ़ी है उसे हम डिस्कोर्स ओरिएंटेड डेमोक्रेसी कहते हैं, अर्थात विमर्श मूलक डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये जो विमर्श मूलक डेमोक्रेसी है, इस विमर्श मूलक डेमोक्रेसी में अर्थात डिस्कोर्स ओरिएंटेड जो डेमोक्रेसी होती है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अच्छा भाई चुनाव तो हो गए, अब चुनाव के बाद जो सरकार बनी, संसद बनी, वो करेगी क्या, उसको क्या करना चाहिए, सरकार के जो मंत्री हैं उनको कैसे निर्णय लेने चाहिए, न्यायपालिका को कैसे निर्णय देने चाहिए। अर्थात हम संगठित होकर, इंडिविजुअल के रूप में तो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन जो सेकेंड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी होती है, अर्थात प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से जो हायर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी होती है, डिस्कोर्स डेमोक्रेसी जो होती है, विमर्श मूलक जो लोकतंत्र होता है, वो विमर्श मूलक लोकतंत्र अब इन मसलों में जाता है कि अच्छा भाई सरकार तो बन गई, अब संसद को करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो आप जब डेमोक्रेसी में जनता व्यक्तिगत रूप से भी और संगठित स्वरूप से भी संसद को ये इन्फ्लुएंस करती है कि आपको कैसे कानून बनाने चाहिए, सरकार को ये इन्फ्लुएंस करती है कि आपको कैसे निर्णय लेने चाहिए, और न्यायपालिका को ये न्यायपालिका को भी इन्फ्लुएंस करती है कि न्यायिक संस्थाओं को इन्फ्लुएंस करती है कि उन्हें कैसे निर्णय लेने चाहिए। तो वहाँ पे हमारे डेमोक्रेसी का लेवल हायर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि न्यायपालिका के नियमित निर्णयों में जनता की सहभागिता होती है, अर्थात जनता भी बैठती है न्यायिक निर्णयों को देने में। तो इस प्रकार से जनता का एक रेगुलर उसमें निर्णयों में योगदान होता है कि भाई हम भी इसमें सहभागी होकर निर्णय दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए सहभागिता नहीं भी है, तब भी कम से कम डिस्कोर्स के लेवल पे, विमर्श के लेवल पे तो जनता को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई कानून कैसे बने, सरकार सुशासन कैसे करे और न्यायपालिका निर्णय कैसे दे। इसका ताज़ा उदाहरण निर्भया कांड में अगर आपको याद होगा तो जस्टिस वर्मा आयोग जो बना था, उस वर्मा आयोग में लोगों ने असंख्य मेल भेजे, और इतने मेल भेजे कि मुझे लगता है कि शायद वर्मा आयोग ने बहुत हजारों लाखों ईमेल्स के आने से वर्मा आयोग के जो प्रतिवेदन रहे उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा। तो एक प्रकार से न्यायिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठियां लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में संदेश भेजते हैं न्यायाधीशों को कि साहब ये अन्याय हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है। न्यायाधीश चाहे, न्यायालय चाहे तो स्वतः संज्ञान लेके या उनके आधार पे भी कोई मुकदमा कायम कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो सेकेंडरी लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है, अर्थात प्राइमरी लेवल हो गया प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और सेकेंडरी लेवल हो गया डिस्कोर्स डेमोक्रेसी। तो डिस्कोर्स डेमोक्रेसी सेकेंडरी लेवल है, जहाँ पे कि जनता केवल वोट देने के बाद घर नहीं बैठ जाती है, बल्कि कैसे कानून बनेंगे, कैसे शासन चलेगा, कैसे निर्णय होंगे, इसके लिए भी वो अपना मानसिक योगदान, वैचारिक योगदान देती रहती है। दिस इज कॉल्ड हायर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। और जो उससे भी हायर लेवल, जो जिसको PG लेवल हम कह सकते हैं ऑफ डेमोक्रेसी का, तो PG लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो है एक प्रकार से जिसको कहते हैं जन भागीदारी मूलक लोकतंत्र, अर्थात पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अब हम जितने भी सरकार ने हमारे डिस्कोर्स, क्योंकि डिस्कोर्स देके हम प्रभावित कर चुके हैं निर्णयों को, हम कानून बनवा चुके हैं, हमारे कानून बने तो हमारे डिस्कोर्स का प्रभाव पड़ा, सरकार ने नीतिगत निर्णय लिए तो हमारे डिस्कोर्स का प्रभाव पड़ा, न्यायपालिका ने निर्णय लिए तो हमारे डिस्कोर्स का प्रभाव पड़ा। लेकिन संसद
सरकार और न्यायपालिका तो केवल निर्णय ले सकते हैं, लागू कौन करेगा? लागू तो ब्यूरोक्रेसी करती है। और आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से, अगर आपको ज़रा भी सरकारी दफ्तरों का या उसका अनुभव होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप सरकारी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को, न्यायपालिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को या कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नीतियों को ज़मीन पर जब लागू करने की बात आती है तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं या जो सरकारी अधिकारी जिनको हम कहते हैं, ये उसमें अपने ढंग से उसको व्याख्यायित करते हैं, अपने ढंग से उसको लागू करते हैं। और कहीं किसी ढंग से लागू हो रहा है, कहीं किसी ढंग, कानून एक है पूरे देश के लिए, लेकिन लागू डिफरेंट जगह डिफरेंट ढंग से हो रहा है। लागू कहीं ऐसे ढंग से हो रहा है जैसे कि आपके ऊपर बड़ी कृपा की जा रही है, लागू ऐसे ढंग से हो रहा है कि जहाँ उसकी भावना ही उलट जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे आर्बिट्ररी लोगों के द्वारा लागू होते रहते हैं। तो तीसरा जो लेवल है जन भागीदारी का, वो यही नहीं सुनिश्चित कराता कि सरकार अच्छे अच्छे निर्णय ले, अच्छे अच्छे नीतियां बनाए, अच्छे अच्छे निर्णय हो, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जनता के डिस्कोर्स की वजह से जो अच्छे कानून बने, जो अच्छी नीतियां बनी, जो अच्छे निर्णय न्यायपालिका ने लिए, वो ज़मीन पे भी उसी भावना से, उसी अनुरूप लागू हों, ताकि उसका जो प्रभाव उत्पादकता है, जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, वो उसी प्रकार से बरकरार रह सके। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको एक दो उदाहरण दूं तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जैसे दांडी मार्च था, अगर गांधी जी का हम लोग दांडी मार्च याद करें तो जन भागीदारी का मुझे एक बहुत ही अच्छा मॉडल लगता है जन भागीदारी कि स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा एक ऐसी जन भागीदारी की चेतना पैदा की जिस जन भागीदारी की चेतना से एक आर्बिट्ररी कानून का उल्लंघन किया गया और अंत में उस कानून को तोड़ा गया गांधी जी के द्वारा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आदमी, हम लोगों को कोई कानून तोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ उसका भाव जो है वो हमें देखना चाहिए कि अगर कोई कानून तोड़ रहा है, अर्थात जिस भावना से जो कानून बना, जिस भावना से जो नीतियां बनी, जिस भावना से न्यायालय के जो आदेश आए, अगर उसी भावना से ब्यूरोक्रेसी उसको ग्रास रूट्स लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोकल लेवल पे मोबिलाइजेशन करके और ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल बना के और ये देखें कि ब्यूरोक्रेसी उन कानूनों को जो हमारे विमर्श की वजह से बने हैं, उन कानूनों को उनकी भावना के अनुरूप ढंग से ही ग्रास रूट्स लेवल पे लागू कर सके। तो मित्रों, इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार से प्रोसीजरल डेमोक्रेसी इज द प्राइमरी डेमोक्रेसी, डिस्कोर्स डेमोक्रेसी इज द सेकेंडरी डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज द हाईएस्ट डेमोक्रेसी और पोस्ट ग्रेजुएट डेमोक्रेसी आप उसको कह सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम डेमोक्रेसी के पैटर्न पे जाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी भारत में हम लोग प्राइमरी लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे खड़े हुए हैं, प्रोसीजरल लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे खड़े हुए हैं, केवल चुनावों को ही लोकतंत्र मान बैठे हैं। अभी वो जो हमें कहना चाहिए, इंटरवेंशन जो हमारा होना चाहिए, वो अभी इंटरवेंशन नहीं हो पाया है। इसमें कुछ छोटे छोटे देश हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ब्राज़ील है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, थाईलैंड है। इन लोगों ने अपने यहाँ बहुत अच्छा मॉडल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का बनाया हुआ है और ब्राज़ील का मॉडल तो इतना पॉपुलर हो गया है पूरे विश्व में कि बजट जो बनाती है, आज संसद आपकी बजट बनाती है, आपको कुछ पता ही नहीं होता कि बजट में क्या आने वाला है, कहाँ क्या एलोकेशन होगा। हालांकि बहुत सारे कंसल्टेशन चलते रहते हैं जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनसे चलते रहते हैं, इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते रहते हैं, लेकिन जनता के लेवल पे कोई बजट बनाने में कोई विमर्श नहीं होता। या कम से कम जो स्थानीय लेवल की संस्थाएं हैं, जो पंचायत है, जो महापालिका है, नगर महापालिका है, कारपोरेशंस हैं, ये जो अपना बजट बनाती हैं स्थानीय स्तर पे कोई कंसल्टेशन प्रोसेस इनके पास मशीनरी है ही नहीं है। जबकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें हो सकें तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये तो लोकल लेवल के लोगों के लिए बनाई गई है, उसको क्यों बजट आर्बिट्रेरली बनाना चाहिए, क्यों नहीं उसको जन भागीदारी। लेकिन जन भागीदारी का कोई संगठित स्वरूप होता तो हमारे अंदर कोई मोबिलाइजेशन ही नहीं है, हम लोग समाज में कुछ जन भागीदारी करते ही नहीं है। हम सोच लेते हैं कि अरे वो तो महापालिका है, वो तो पंचायत है, वो तो ये है, तो वो है, वो अपना बजट बनाएगी, हम पे लागू करेगी। लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फोर्स करें कि नहीं, यू हैव टू मेक ए बजट लाइक दिस इज आवर सोशल रिक्वायरमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल एंड यू कैन नॉट मेक एन आर्बिट्ररी बजट। तो ये जो भावना है कि हम किसी भी सरकारी स्तर पर कोई काम आर्बिट्ररी नहीं होने देंगे, उसमें जन सहभागिता के आधार पर ही वो निर्णयन की प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि पैसा तो अलॉट कर दिया सरकार ने, केंद्र सरकार ने भेज दिया, राज्य सरकार
ने भेज दिया, लेकिन खर्चा कहाँ होगा? खर्चा तो ज़मीन पे होगा, हमारे आपके गांव और हमारे आपके ज़िले में, हमारे आपके शहर में होगा। तो क्या उसमें हमारी कोई भूमिका है? उसमें हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सोशल ऑडिट का जो आजकल पैटर्न चला हुआ है, जो साउथ अमेरिकन कंट्री है बोलीविया में बहुत अच्छा सोशल ऑडिट का पैटर्न है, और हम सब लोगों को उसको अपनाने की आवश्यकता है कि हर देश में, हर शहर में, हर गांव में एक सोशल ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे ही पैसे से तो विकास हो रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनको जानने का अधिकार है कि वो पैसा कैसे खर्च हुआ है। सोशल ऑडिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग सोच लेते हैं कि अरे वो तो सरकारी ऑडिट होगा, लेकिन सरकारी ऑडिट तो अपने ढंग से करेगा। आपका सोशल ऑडिट होना चाहिए। जनता इस बात का निर्णय ले कि पिछला जो बजट हुआ था उसमें क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, और कैसे उसको बेहतर बनाया जाए। आगे का जो बजट बने वो कैसे और पीपुल ओरिएंटेड हो, पीपुल नीड्स पे बेस दो। ये तमाम चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो कैसे लोकतंत्र को न केवल जनादेश पर आधारित होना चाहिए, चुनाव पर आधारित होना चाहिए, बल्कि उसको जनोपयोगी होने चाहिए और जनोन्मुखी होनी चाहिए, पीपुल ओरिएंटेड होने चाहिए, एंड प्रो पीपुल वेलफेयरिस्ट होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकेगा? ऐसा तभी हो सकेगा जबकि चुनाव देकर ही आप अपनी जिम्मेदारी लोकतंत्र में पूरी नहीं मानेंगे, बल्कि कैसे सरकारें कानून बनाती हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव्स डिसीजंस लेते हैं और कैसे न्यायपालिका निर्णय लेते हैं, उसमें भी एक अपना विमर्श देते रहेंगे। केवल अपनी सलाह देते रहेंगे, वो उसको माना जाए ना माना जाए एक दूसरी बात है, लेकिन सलाह देने की जिम्मेदारी आपकी है। और एक बार अगर आपकी सलाह के आधार पर या किसी आधार पर कोई भी कानून बनता है तो ज़मीन पर उसको सही ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी बनती है। मित्रों, जब इस प्रकार से लोकतंत्र को हम परिभाषित करेंगे तब आएगा सच्चा लोकतंत्र, और केवल चुनाव ही लोकतंत्र का पर्याय नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इशू है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे या इवन ग्रेजुएट लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। बहुत सारे छात्रों ने लिखा, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ख़ासतौर से आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से मुझे उत्साहवर्धन मेरा करते हैं, जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएँ भेजते हैं और जिस प्रकार से आप विषयों को सुझाते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है और विषय को और अच्छे से आपको प्रस्तुत करने में बहुत सहारा होता है, उससे बहुत एक पॉइंटर मिलता है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। और इस संबंध में अगर आपके कोई विचार हो, कोई इसमें प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो ज़रूर उसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।